गुड मॉर्निंग साथियों, मैं विनोद नागर एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल श्री औरबिंदो आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज का फोर्थ लेक्चर। 3 लेक्चर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के डल चुके हैं। पहला लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको पढ़ाया है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है, अराइवल ऑफ पुर्तगीज एंड उनका जो पूरा रिलेशन है और किस तरीके से उन्होंने एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के व्यापारिक मार्गों पर कब्जा किया, किस तरीके से ट्रेड पर मोनोपोली की, वो सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, डच किस तरीके से आए वो मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समझा चुका हूं। लेकिन आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम 2 चीजों को देखने आज वाले हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये लेक्चर आपने देख लिया और समझ लिया तो पूरा मॉडर्न इंडिया की जो सीरीज चलेगी उसमें आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच रह पाएगी। होलिस्टिक अप्रोच से मतलब यह है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। आप बेवजह ब्रिटिशर्स को गाली नहीं देंगे, ठीक है, अब बेवजह भारतीयों को अनाप शनाप कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, डायरेक्ट अंग्रेजों को सिर्फ गाली देते हैं, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि वो लोग जब आए थे तो उन्होंने किन वजहों से ऐसा कर लिया, वो क्या वजह थी जिनकी वजह से वो इतने ज्यादा सक्सेस इंडिया में हो गए। हालांकि कई लोग क्या होता है, जनरली अधिकांश जगहों पर क्या होता है कि जो ओवरव्यू होता है वो बाद में दिया जाता है, पहले पूरा पढ़ लिया फिर उसका हमने ओवरव्यू तैयार किया। लेकिन मैं आपके माइंड को इस तरीके से सेट करना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ना है। ब्रिटिशर्स के आगमन से हमें मॉडर्न इंडिया में पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया के बारे में ही कहीं ना कहीं स्टडी करना है। तो पहले हमें 2 चीजें बहुत ज्यादा यहां पर समझनी होंगी। वो 2 चीजें कौन सी हैं वो आप देखिए। आज जिन 2 टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं वो 2 टॉपिक्स हमारे कौन से हैं? तो 2 टॉपिक्स पर हमारा जो टॉपिक है वो है एक तो अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है, भारत में अंग्रेजों का आगमन, भारत में अंग्रेजों या फिर ब्रिटिशों का आगमन, भारत में अंग्रेजों का आगमन, हम इसको कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। ये टॉपिक कहेंगे फैक्चुअल कंटेंट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स, ठीक है, एमपीपीएससी में 3 मार्क्स और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और इसके हम बात करेंगे तो इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो इसका एक अप्लाइड पार्ट है वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। वो अप्लाइड पार्ट कौन सा है, ध्यान समझिए। अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय एक सर्वेक्षण, मतलब अंग्रेजों की भारत विजय पर आज आप एक सर्वेक्षण पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से या लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहां आपको सारी की सारी कंसेप्चुअल अप्रोच मिलेगी, जहां आपको कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक आपको देखने हैं। अब ये टॉपिक मैं क्यों समझा रहा हूं, ठीक है, ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं इसको इंग्लिश में बता दूं, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एन ओवरव्यू। मतलब इसका हम क्या दे रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। इसका मैं क्या समझा रहा हूं आपको, पूरा ओवरव्यू समझा रहा हूं। 2 बातें हैं, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय एक सर्वेक्षण, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू। इज दैट क्लियर? दिस टॉपिक इज डिपेंड्स ऑन फैक्चुअल कंटेंट, बस दिस टॉपिक इज डिपेंड्स ऑन, ये टॉपिक जो डिपेंड करता है, ठीक, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कंसेप्चुअल कंटेंट। कंसेप्चुअलिटी डेवलप आपकी ये करेगा, कंसेप्चुअलिटी डेवलप ये करेगा कि जब आप आगे पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ने वाले हैं तो उसमें लेक्चर क्या भूमिका निभाएगा। मैंने पहले आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले, और अगर आप हिस्ट्री में आपने हमारा एक और लेक्चर डाला हुआ है, इतिहास की समझ को विकसित कैसे करना, अगर वो लेक्चर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, वो सर्वेसर का लेक्चर है, अगर वो लेक्चर आपने कहीं देखा होगा तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने बताई है, वो ये है कि हिस्ट्री इज रिलेटेड एंड हिस्ट्री इज द मदर सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट।
हिस्ट्री बहुत रिलेटेड है, कोरिलेटेड सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। उसमें आप जब को पुराना जब थोड़ा बहुत पता होगा तभी उसके आगे की चीजें आपको पता होंगी। मतलब टॉपिक की रिलेटिविटी अपने आप में बहुत ज्यादा हिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों, ठीक। अब देखिए ये जो टॉपिक आपका है अंग्रेजों की भारत विजय सर्वेक्षण, इस टॉपिक के अंदर आप ये देखेंगे कि वो क्या रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए और वो इतने ज्यादा सक्सेस हो गए। इज दैट क्लियर? मतलब इसी टॉपिक में एक और टॉपिक छुपा हुआ है, वो है भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण, ठीक है। कॉजेस ऑफ, ठीक है, कॉजेस ऑफ कॉन्क्विस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके कॉजेस क्या हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखना है, उसके कारण आपको कहीं ना कहीं देखना है। तो क्या वो रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इतने ज्यादा सक्सेस हुए। अब देखिए आप चाहें तो पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़कर भी इस चीज को सोच सकते हैं, इज दैट क्लियर? लेकिन मैं आपको पहले क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू रहे और आप आंसर राइटिंग में यहां से कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे तो बकायदा यहां से क्वेश्चंस आए हैं एग्जामिनेशंस में। और यूपीएससी के हिसाब से या यूपीएससी के हिसाब से लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। और अब तो कहीं ना कहीं जो स्टेट सर्विसेज है, एमपी पीएससी है, बिहार पीएससी है, यूपी पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज भी हैं, उनका सिलेबस भी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल अप्रोच मांगता है। जो लोग बोलते हैं कि कंसेप्चुअल अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती है स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। ओके, जब आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके अलावा जब लॉन्ग आंसर राइटिंग करने की बात होती है तो वहां पर आपको कंसेप्चुअल अप्रोच की ही नीड होती है, और कंसेप्चुअल अप्रोच ही आपके आंसर राइटिंग में हेल्प भी करती है। तो ये टॉपिक तो साथियों ऐसा है कि फैक्चुअल कंटेंट्स में सम्मिलित है, ये आपको याद ही रखना है। बट इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे कि इस टॉपिक में आपको किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स की विजय को देखेंगे भारत में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप माइंड में रखें, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते टाइम इस जो ये लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो आने वाले लेक्चर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स को दिमाग में और जो कंटेंट दिमाग में है वो रखते हुए चले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का आगमन। जो फैक्चुअल कंटेंट है इसके बारे में, वो फैक्चुअल कंटेंट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे, इज दैट क्लियर? हालांकि मजा आपको इसमें बहुत ज्यादा आने वाला है क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। ओके, तो देखिए या फिर पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से मजा आ जाए थोड़ा आपको लेक्चर में, उसके बाद हम फैक्चुअल कंटेंट निपटा लें, ये भी हो सकता है। चलिए देखिए, पहले मैं कंसेप्चुअल कंटेंट से स्टार्ट करता हूं, बाद में फैक्चुअल कंटेंट पढ़ेंगे। आज हम ऐसा करते हैं, पहले हम कंसेप्चुअली अप्रोच को डेवलप करते हैं। देखिए टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एन ओवरव्यू। मैं किसका ओवरव्यू दे रहा हूं? अंग्रेजों की भारत विजय का एक सर्वेक्षण में आपको बता रहा हूं। साथियों कई बार ओवरव्यू सीधे एग्जाम में लिखने के लिए पूछ लिया जाता है मेंस के आंसर राइटिंग में कि ओवरव्यू बताइए, इज दैट क्लियर? अगर वो यहां ओवरव्यू पूछे तो एक लॉन्ग आंसर राइटिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा टॉपिक हो गया आपका, आप समझिए इसको। देखिए द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इन ओवरव्यू में जो चीजें आपको दिमाग में रखकर चलनी है वो क्या चीजें दिमाग में रखकर चलनी है। देखिए मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में आपको एक बात बोलते चले आ रहा हूं, काफी पहले से मैं आपको एक बात बोलते हुए आ रहा हूं। वो बात क्या रहती है? वो बात ये होती है कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड थोड़ा सा दिमाग में आप रखें। और हिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको यह चीज देखनी है कि हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय की कंडीशन कैसी थी, उस कंडीशन को ही हम देखेंगे। उस कंडीशन की वजह से क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, हम वो देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो उन बदलावों की श्रेणी में द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इन ओवरव्यू में जब हम बात करेंगे तो हमें देखने के लिए ये मिलेंगी कई सारी चीजें। कि सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स एक लंबी प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस, जो प्रोसेस थी रेनेसां,
ठीक है, रेनेसां की एक लंबी प्रोसेस, मतलब पुनर्जागरण की एक लंबी प्रोसेस से गुजर चुके थे। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप रेनेसां इन यूरोप, मतलब यूरोप में पुनर्जागरण आप देखेंगे। यूरोप में क्या देखेंगे आप? पुनर्जागरण आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप ब्रिटिशर्स की कंडीशन को समझिए। पहले मैं किसकी कंडीशन को समझा रहा हूं? ब्रिटिशर्स की कंडीशन को समझा रहा हूं कि उस समय ब्रिटिशर्स की कंडीशन क्या थी, वो किन किन चीजों से गुजर चुके थे। उसके बाद हम इंडिया की कंडीशंस को देखेंगे। तो आपको जब दोनों ही कंडीशंस को आप देख लेंगे तो आप एक अच्छा कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्यों ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इतनी आसानी से जीत लिया। हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रेनेसां पुनर्जागरण, यूरोप में रेनेसां की लंबी प्रोसेस से गुजर चुका था, जिसकी वजह से इन लोगों ने नई नई भौगोलिक खोजें कर ली थी, नई नई भौगोलिक खोजें कर चुके थे। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज थी न्यू न्यू, वो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ये लोग कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा तकनीक के मामले में ये लोग डेवलप हो चुके थे। किसके मामले में? तकनीक के मामले में, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप हो चुके थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनके जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थी, यहां पर इसी की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साथियों आ चुका था। हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही बोल दूं मैं यहां पर, औद्योगिक क्रांति यहां पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, उस ब्रिटिश सोसाइटी में पूंजीवाद का भी जन्म हो गया था। किसका जन्म हो गया था? पूंजीवाद का। आगे पढ़ने वाले हैं सारी चीजें आप। पूंजीवाद का जन्म हो गया था, मतलब कैपिटल क्लास का जन्म हो गया था, कैपिटलिज्म का जन्म हो गया था। एक नई क्लास वहां पर बनी जिसे हम बोलते हैं पूंजीपति वर्ग, मतलब पूंजीपति वर्ग मतलब कैपिटल क्लास। ठीक है, ये कैपिटल क्लास जो है वहां पर एक नया वर्ग उभरकर अच्छे तरीके से सामने आ चुका था। तो ये सारी चीजें हुई, मतलब ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट के लिहाज से कहीं ना कहीं उस समय उस डेवलपमेंट की प्रक्रिया से उभर चुके थे। उन्होंने नए नए व्यापारिक मार्ग खोज लिए थे, और इन सब चीजों की वजह से उनकी क्या बढ़ गई थी? महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। और भी कुछ नया करने की जो महत्वाकांक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इन सब चीजों की वजह से। और जब इन सब चीजों की वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, आई होप ये लेक्चर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप कर देगा काफी ज्यादा। और जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे कि आप शुरुआत करते हैं स्टडी की, जब आप स्टडी की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाती है चीजों को जानने की। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट से बोलता हूं, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता चीजों को जानने की, नई चीजों को करने की उत्सुकता, नई चीजों को जानने की उत्सुकता, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो सीखने की प्रोसेस होती है, उसमें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये लोग क्या थे? जो लोग जिज्ञासु हो गए, इन सब चीजों की वजह से ये लोग जिज्ञासु थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके जिज्ञासुपन की वजह से ही ये सारी चीजें हुई थी, कहीं ना कहीं इनकी क्यूरियोसिटी की वजह से ही ये सारी चीजें हुई थी। इनकी जो क्यूरियोसिटी थी, इनके जो जिज्ञासुपन था, उसकी वजह से ही ये सारी चीजें हुई थी। ये बहुत छोटी चीजें ओवरव्यू समझा रहा हूं आपको। तो ब्रिटेन की कंडीशन उस समय क्या थी कि नई नई भौगोलिक खोजें कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हो गई हैं, और इसी तरीके से इन लोगों ने जो दुनिया के वर्ल्ड के जो बुक्स थी, जो अदर वर्ल्ड की बुक्स थी, जैसे एशिया में जो बुक्स लिखी गई थी, ठीक है, और जो अफ्रीका में जो बुक्स लिखी हुई थी, उन बुक्स का वृत्तांत इन लोगों ने पढ़ा। उन बुक्स के वृत्तांत को पढ़कर इन्होंने उन बुक्स का इंग्लिश में कहीं ना कहीं क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, और ट्रांसलेट किया, और उन किताबों को पढ़कर इन्होंने एशिया और अफ्रीका की सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशंस को भी जान लिया। इज दैट क्लियर? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस। यही तो हिस्ट्री की स्टडी है कि हम इन चेंजेस को स्टडी करते हैं, है ना। तो यहां पर ये सारे चेंज कहां आ चुके थे? जो ब्रिटिश कंट्री थी, मतलब जो इंग्लैंड था, वहां पर ये सारे चेंजेस आ चुके थे। और इसी ब्रिटेन में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी धीरे धीरे अच्छे से उदय हो गया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था की जो प्रोसेस है, संसदीय शासन व्यवस्था की प्रोसेस, उससे ब्रिटेन कहीं ना कहीं गुजर रहा था। तो ये सारी चीजें ब्रिटेन की उस समय की कंडीशन है, ब्रिटिश की उस समय की कंडीशन है। अगर आपको ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी, ये सारी चीजें आपको माइंड में रहेंगी, तो आपको इजीली एक चीज क्लियर होगी। वो क्या है
कि उस समय की कंडीशन फिर इंडिया की क्या थी, हम वो देखेंगे। और जब इंडिया की कंडीशन हम उस समय की देखेंगे तो हमें जानने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इंडिया को जीत लिया। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, वो क्या है, किसी भी कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने के लिए दो चीजों का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं वो दो चीजें क्या हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहे। इन सब चीजों के अलावा कोई भी कंट्री है, चाहे वो आज की कंट्रीज हो, चाहे वो पहले कंट्री की जो कंडीशन हो उस टाइम की कंडीशन हो, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लेना साथियों, इसी वाले पॉइंट में वो जो मैंने समझाया इसी में, कि जो ब्रिटेन की सोशल रिवोल्यूशन था, मतलब जो सोशल सामाजिक सुधार जो थे, सोशल रिफॉर्म्स थे, वो भी ब्रिटिश इंडिया में काफी ज्यादा हो चुके थे। मैं उस पॉइंट को यहां बता दूं, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स भी यहां पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो चुके थे, मतलब समाज सुधार भी यहां बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। क्लियर, सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन दोनों यहां पर काफी अच्छे तरीके से हो चुके थे। धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की सोसाइटी थी, मैं समझा रहा था उसी को बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर मैं इसी को बता दूं उस वाले टॉपिक में, जो ब्रिटेन की सोसाइटी थी वो ब्रिटेन की सोसाइटी कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों से गुजर चुकी थी, इन दोनों चीजों का अनुभव वो ले चुकी थी। ठीक, इसलिए सोशल रिफॉर्म्स से वो गुजर चुके थे, धार्मिक सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म से वो गुजर चुके थे। तो ब्रिटेन की सोसाइटी कहीं ना कहीं एक डेवलप सोसाइटी की तरफ बढ़ चुकी थी। और जिस डेवलप सोसाइटी का इंटरेस्ट कहां था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, जो दोनों बातें हैं इनमें था। मतलब कि पॉलिटिकल चेंजेस अच्छे होना चाहिए और इकोनॉमिकल चेंजेस अच्छे होना चाहिए। और किसी भी, अब जो मैं पॉइंट बोल रहा था इससे पहले उस पॉइंट को समझिए आप, किसी भी कंट्री को अगर अच्छे तरीके से रन करना है, किसी भी कंट्री को बेहद मजबूत बनाना है, तो उस कंट्री में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब ये जो पावर है, ये दोनों पावर बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और ये दोनों पावर बहुत अच्छे तरीके से कब होगी, जब उस कंट्री की सोसाइटी डेवलप होगी, जब उस कंट्री की सोसाइटी के अंदर नेशनलिज्म होगा, राष्ट्रवाद होगा। और ब्रिटेन के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना भी आ चुकी थी, राष्ट्रवाद की भावना भी आ चुकी थी। और वहां वो पूरी कंट्री की एकता के लिए काम करते थे। मतलब वो उनके अंदर नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, जो इंडिया में भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में रेनेसां, भारत में पुनर्जागरण काफी लेट हुआ। राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत में, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण काफी बाद में हुआ। हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसे एक अच्छे तरीके से ही याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, बट इंटरेस्ट आएगा, अगर समझते चलेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण के बाद ही हमारे यहां पर क्या आया, राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया। और उस नेशनलिज्म की वजह से हमारे लोगों ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस पर बल दिया। उसके बाद हमने जो सोशल चेंजेस थे वो तो हमने किए ही किए पुनर्जागरण के माध्यम से। देखो क्या होता है, एक लिंक बनाइए आप, लिंक बनाकर समझने की कोशिश कीजिए। पुनर्जागरण रेनेसां की वजह से सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स आते हैं। मतलब कि रेनेसां की वजह से समाज सुधार अच्छे से होता है। और जब समाज सुधार हो जाता है तो वही एक डेवलप्ड जो सोसाइटी होती है वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक दोनों में अपनी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती है। और उस स्टेट में या उस कंट्री में पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिकल पावर अच्छे से एस्टेब्लिश होती है। इज दैट क्लियर? अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूं उस टॉपिक में अगर आप इंडिया की कंडीशंस को देखते हुए चलेंगे तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी? इज दैट क्लियर? इंडिया उस समय किस कंडीशन से गुजर रहा था, क्या सारी चीजें थी, वो हम अब देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो उस समय के इंडिया की कंडीशन को अगर आप जान लेंगे कि इंडिया की कंडीशन उस समय कैसी थी तो आपको बेहद अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने वाली है। चलिए साथियों देखते हैं इसमें हम आगे कि इंडिया की कंडीशन उस समय कैसी थी, वो हम देखते हैं। तो टॉपिक आपको दिमाग में रहे, हम ओवरव्यू किसका दे रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं उसको बार बार रफ कर दे रहा हूं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं उसको, तो मैं उसको रफ ही नहीं करूंगा। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको, ब्रिटिश, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ
इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू। ठीक है, हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं किसका? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का, भारतीयों की ब्रिटेन की भारतीयों पर विजय का एक हम सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं। उस ओवरव्यू में आपको जो मेन चीजें आपके दिमाग में थी वो मैंने बता दी है कि उस समय ब्रिटेन किन चीजों से गुजर चुका था और ब्रिटेन वाले कितना ज्यादा डेवलप हो चुके थे, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर वो बात आपके दिमाग में है तो आप इजीली आप समझ पाएंगे कि ब्रिटेन और इंडिया वालों में बेसिकली क्या डिफरेंस था और क्यों हम उनके इतनी आसानी से गुलाम बन गए, क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए। अब आप देखिए यहां पर बेहद एक इंपॉर्टेंट बात, भारत की कंडीशन उस समय क्या थी। पहली बात अगर मैं बोलना चाहूं तो वो क्या मैं बोलूंगा, वो पहली बात ये है कि भारत उस समय भी मध्यकालीन मान्यताओं से ग्रसित था। ठीक है, मतलब इंडिया में जो मिडिवल इंडिया के जो चीजें थी, वो मिडिवल इंडिया की चीजें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पे हावी थी, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार इतनी आसानी से नहीं था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो समाज, वो सोसाइटी कहीं ना कहीं दो चीजों पर अधिक बल देता था। एक तो किस पर? सोशल फ्रीडम। वो किस पर बल देता था? सोशल फ्रीडम पर, मतलब कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक स्वतंत्रता, वो सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देता था। और दूसरी तरफ वो बल देता था रिलीजियस फ्रीडम। किस पर बल देता था? रिलीजियस फ्रीडम पर बल देता था। इज दैट क्लियर? मतलब वो धार्मिक स्वतंत्रता पर भी बल देता था। अब आप देखिए, अब जब आप बोल रहे हैं कि इन दोनों स्वतंत्रता पर बल दे रहा है, लेकिन इन दोनों स्वतंत्रता के साथ साथ बात क्या थी कि भारतीय समाज में रूढ़िवादिताएं, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें चली आ रही थी वही चली आ रही थी। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से भारतीय सोसाइटी में जन्म हुआ क्षेत्रवाद। वो क्षेत्रवाद की चीजों को लेकर चल रहा था, मतलब सिर्फ वो अपने क्षेत्र की ही सोचता था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर नेशनलिज्म नहीं था। उस समय नेशनलिज्म का अभाव था, लैक ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी थी। ध्यान है, किसकी कमी थी साथियों? राष्ट्रवाद की कमी थी। तो मतलब पूरे राष्ट्र को लेकर नहीं सोचता था। इसलिए तो जब आप आगे देखेंगे, जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण के बाद जब नई नई चीजें, प्रेस वगैरह, इन सब का विकास हुआ, तो इन सब चीजों ने पूरे राष्ट्र को एक पर्टिकुलर, मतलब एक राष्ट्र की जो विचारधारा थी उसको लेकर आया और पूरे इंडिया को एक एकता के फॉर्म में पिरो दिया। उसी की वजह से गांधी जी के जो आंदोलन हुए उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट करने, गांधी जी को भी उस सब चीजों का मिला था। तो कहेंगे हम ये देखें कि इन सब चीजों की कमी थी। जो भारतीय समाज था उसमें लैक ऑफ नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा कमी थी। वो इन दोनों स्वतंत्रताओं पर तो बल देते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल फ्रीडम पर बल नहीं देते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वो पॉलिटिकल फ्रीडम पर बल नहीं देते थे, मतलब कि वो राजनीतिक आजादी पर बल नहीं देते थे। राजनीतिक आजादी पर उनका कोई कंट्रोल वो नहीं करना चाहते थे। और जब तक पॉलिटी पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका इकोनॉमी पर कंट्रोल कैसे होगा? ठीक है, पॉलिटी पर हम ये, हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इकोनॉमी पे अगर आपका अच्छे से कंट्रोल हो गया तो पॉलिटी पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर पॉलिटी पे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया तो धीरे धीरे आप इकोनॉमी पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं, E इक्वल देन E, पहले ही लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला समझा चुका था कि इकोनॉमी इक्वल देन एम्पायर। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो ये आपका साम्राज्य अच्छा होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, भारतीयों में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का अभाव था। हम ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडियंस में उस समय बहुत ही कम थी और वो इन सब चीजों के प्रभाव में ही कहीं ना कहीं उस समय पड़े हुए थे। अब मेन रीजंस क्या क्या हैं, वो मेन रीजंस आप समझिए। इसकी तुलना में क्या है, अगर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं तो इसकी तुलना में अगर हम देखें तो पहले बता चुका हूं कि ब्रिटेन वालों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी, नेशनलिज्म उनमें काफी ज्यादा था, उनकी सोसाइटी काफी डेवलप हो चुकी थी और डेवलप सोसाइटी होने की वजह से वो इन दोनों फ्रीडम, मतलब वो सोशल रिफॉर्म से गुजर चुके थे, समाज सुधार से गुजर चुके थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल फ्रीडम पर भी बल देते थे। तो कहीं ना कहीं हम ये बात करेंगे कि इंडियंस में ये सब चीजें उस समय नहीं थी, इंडिया की सोसाइटी कहीं ना कहीं उस समय डेवलप नहीं थी। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ये तो उस समय की सोसाइटी की कंडीशन आपने बता दी,
लेकिन उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी इंडिया की? ये तो सोशल सिनेरियो है। ये कौन सा सिनेरियो है? सोशल सिनेरियो। ये मैंने आपको सोशल सिनेरियो उस समय का समझाया है, उस समय का समाज कैसा था मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मेन मेन बातें बता रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आगे आप पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी चीजें कि भारत का समाज कैसा था, फिर समाज सुधार कैसे हुआ, भारत की राजनीति कैसी थी, फिर राजनीतिक सुधार कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है वो आप आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्यों ब्रिटिशर्स ने आसानी से इंडिया को जीत लिया। और साथियों कहीं ना कहीं आज भी आप एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आज भी कहीं ना कहीं इनमें से कई सारी चीजें हमारे यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, प्लस हमारे जो बहुत सारे एक कह सकते हैं कि सोसाइटी के लोग हैं, उन कई सारे लोगों में इनमें से कई सारी चीजें आज भी विद्यमान हैं, जिसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया का कल्चर तो बहुत रिच कल्चर रहा है। इंडिया चाइना के कल्चर की अगर आप बात करेंगे, जब मैं आपको इंडो चाइना रिलेशंस पढ़ाऊंगा कभी आने वाले समय पर, जब आप आगे की कुछ चीजें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर 17वीं सेंचुरी के आसपास, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जानने के लिए, 24% वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया का योगदान। हालांकि जीडीपी का कंसेप्ट उस समय नहीं था, ये तो बाद में आया है, बट मैं बता रहा हूं आज के हिसाब से 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, 24% वर्ल्ड की जीडीपी का इंडिया का योगदान और 31% जीडीपी का चाइना का योगदान, दोनों मिला के 55% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, फ्यूज उड़ गए होंगे बहुत सारे लोगों के। 55% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 55% इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया 24% और चाइना 31%। देख रहा आप कितना रिच इकोनॉमी थी, रिच इकोनॉमी थी। वाई? बिकॉज ऑफ कल्चर भी उस समय काफी हमारा रिच था, सोशल वगैरह जो चीजें थी वो भी काफी रिच थी, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ी वो चीजें, और जब वो चीजें बिगड़ी तो कहीं ना कहीं हमने हमारी स्वतंत्रता को ही काफी हद तक खो दिया। लेकिन चाइना ने उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से किया है। जब आगे आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंडो चाइना रिलेशन, तो बेहद अच्छे तरीके से उसमें मैं समझाऊंगा और आपको कई सारी चीजें उसमें से सीखने के लिए मिलेंगी कि आज भी उन चीजों को क्या हो, मतलब उन चीजों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। हिस्ट्री हमें लाइफ देती है, हिस्ट्री हमें जीवन देती है कि एक्चुअली में जीवन का आधार क्या है, कहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि अगर जिस पर्सन ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, सिलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन वो बहुत कुछ अच्छा कर लेता है। वाई? ये सब चीजें आप सीख रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज को पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि चीजें कैसे विकास करती हैं, चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए यहां पर सारी चीजें मिल रही हैं। तो देखिए, ये सब चीज उस समय थी, लेकिन क्या हुआ बाद में, जब मध्यकालीन मान्यताओं से हम ग्रसित थे तो उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। अब देखिए, ये सारी चीजें तो सोशल की बात हो गई, लेकिन उस समय हमारी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारी पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी होती तो शायद हम गुलाम नहीं बनते। अब जिन पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूं वो पॉइंट्स आप देखिए, ठीक है, वो पॉइंट्स बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिनको आपको दिमाग में रखकर चलना है साथियों। ठीक है, तो देखिए, पूरा एक ओवरव्यू में आपको दे रहा था, तो उस ओवरव्यू में सबसे पहला पॉइंट आप देखिए। ये पॉइंट्स बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पूरा बेसिक मैंने आपको समझाया, उसके अलावा ये पॉइंट्स काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, अब आप ओवरव्यू में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि उस समय की कंडीशन कैसी रही होगी। लेकिन उस पॉइंट से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको जो लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर एक इंपॉर्टेंट बात सुनाता हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कथन था, एक पी स्पीयर, ठीक है, पी स्पीयर, ध्यान रखना, पी स्पीयर एक इतिहासकार है और लेखन का काम भी इसने किया है, पी स्पीयर ने। इसकी बात को दिमाग में रखना है आपको, जो मैं समझा रहा हूं उसको पढ़ने से पहले। वो क्या बात थी वो सुनिए। पी स्पीयर ने ऐसा बोला था, इट वॉज इन दिस वे, बोर्ड पर मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोलकर समझा रहा हूं यहां से। इट वॉज इन दिस वे दैट द ब्रिटिश प्रूव्ड, फिर से सुनिए, इट वॉज इन दिस वे दैट द ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी द, ठीक है, रेसिडरी लीजेंड्स ऑफ द अनक्लेम्ड स्टेट ऑफ हिंदुस्तान। फिर से सुनिए, इट वॉज इन दिस वे द ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी द रेसिडरी लीजेंड्स ऑफ द अनक्लेम्ड स्टेट ऑफ हिंदुस्तान।
हिंदी में क्या बोलेंगे? पी स्पेयर का बहुत फेमस कथन है। ये चीज अगर आपने एग्जाम में लिख दी तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या कथन है पी स्पेयर का? हिंदी में सुनिए। इस प्रकार अंग्रेज हिंदुस्तान की इस लावारिस जागीर के उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। क्या बोला? इस प्रकार अंग्रेज हिंदुस्तान की इस लावारिस स्थिति में क्या सिद्ध हुए? हिंदुस्तान का राजा सिद्ध हो गए, हिंदुस्तान के उत्तराधिकारी सिद्ध हो गए। मतलब एक वर्ड यहां से आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है लावारिस। मतलब इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन उस समय लावारिस जैसी हो गई थी। कैसी हो गई थी? लावारिस जैसी। मतलब कोई भी उसको उस समय बहुत अच्छे तरीके से संभालने के लिए तैयार नहीं था और बहुत अच्छे तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। पी स्पेयर का बहुत फेमस कथन अपने आप में है हिस्ट्री में। अब क्या ये कथन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम वो देख लेते हैं। कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे, मेंस के आंसर राइटिंग में बिल्कुल पूछ सकता है। तो क्यों ऐसा है? ऐसा वाकई में था या नहीं था, वो हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखते हैं, चलिए आगे। उस समय की कंडीशंस क्या थी? तो पहला पॉइंट, ट्रायंगुलर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रगल्स इन नॉर्थ, ट्रायंगुलर स्ट्रगल्स, ठीक है, इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, मतलब इसका मतलब क्या है? उत्तर तथा दक्षिण भारत में, उत्तर तथा दक्षिण भारत में, उत्तर तथा दक्षिण भारत में त्रिकोणीय संघर्ष, उत्तर तथा दक्षिण भारत में त्रिकोणीय संघर्ष, ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, उत्तर तथा दक्षिण भारत में त्रिकोणीय संघर्ष। ओके, अब क्या हो रहा था उस समय वो आप देखिए। इस कथन को पूरा मैं डिटेल स्टडी आपको बता देता हूं कि ये आपका मेन पॉइंट है, इसके अंदर फिर आपको कैसी चीजें लिखनी है। उस समय क्या हुआ था, चारों दिशाओं को हम देख लेते हैं। तो दो जगह का नाम मैंने लिया स्पेशली, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, दो जगह, ठीक है। बाकी वेस्ट का एरिया कहने के यहीं से कंट्रोल हो जाता था, और ये जो पूरा एरिया कहने के यहीं से कंट्रोल हो जाता था। ये एरिया भी काफी हद तक इधर से कंट्रोल हो जाता था। बीच में विंध्याचल है ही, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पता ही है आपको, हालांकि वो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए, नॉर्थ और साउथ इंडिया में उस समय क्या चल रहा था? त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष नाम से स्पष्ट है, ट्रायंगुलर स्ट्रगल, मतलब कि तीन पावर्स के बीच में स्ट्रगल। कितनी पावर्स के बीच में स्ट्रगल हो रहा है साथियों? तीन पावर्स के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। मतलब थ्री पावर्स ऐसी होंगी जो अपने आप में स्ट्रगल कर रही हैं और खुद को ही खत्म कर लेंगी। क्लियर? आप कहीं किसी दूसरी जगह पर गए तो आप देख रहे हैं वहां के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आप बढ़िया मजे ले रहे हैं, वहां बैठकर आराम से मजे ले रहे हैं, और वो आपस में लड़ गए, मर गए, और सारी सत्ता के आप उत्तराधिकारी बन गए। यही तो ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। क्या हुआ? नेशनलिज्म जैसी बात नहीं थी भारतीय राजाओं में। वो सिर्फ क्या चाहते थे? एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए थे। और इस सबका सबसे बड़ा रीजन क्या था इस त्रिकोणीय संघर्ष का? एक लाइन सबसे पहले दिमाग में रखिएगा आप, डेक्लाइन ऑफ मुगल्स। डेक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था, काफी ज्यादा हद तक मुगलों का पतन हो गया था। उसकी वजह से ही ये कंडीशन कहने की अराइज भी खतरनाक तरीके से हुई थी। क्लियर? तो डेक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। इसको इन डिटेल स्टडी आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आगे, हालांकि मिडिवल इंडिया में उसको आप पढ़ेंगे डेक्लाइन ऑफ मुगल्स, बट मॉडर्न इंडिया में भी थोड़ा सा उसको आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ में त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन थे वो हम देख लेते हैं। मुगल प्लस अफगान, अफगानी और प्लस मराठा। ध्यान रहे, मुगल, अफगानी और मराठा। यहां पर मराठा यहां पर भी कॉमन है। मराठा कहां पर कॉमन है? साउथ में भी कॉमन है। देखिए साउथ में तीन, निजाम, मैसूर प्लस मराठा। मराठा यहां पर भी कॉमन है क्योंकि मराठा इस एरिया से रिलेटेड है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है। तो दोनों जगहों पर आपको कॉमन मिलेंगे मराठा। दोनों जगहों पर मराठा पावर कैसी है? कॉमन है। अब देखिए आप, मराठा किसके अधीन लड़ रहे थे? पेशवाओं के अधीन। किसके अधीन? पेशवाओं के अधीन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेशवास। पेशवास के इन्फ्लुएंस में लड़ रहे थे मराठे। तो इस जो पूरा टॉपिक है त्रिकोणीय संघर्ष, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को बताने के लिए मैं बोलूंगा कि
नॉर्थ इंडिया में मुगल, अफगानी और मराठा, इन तीनों में आपस में संघर्ष चल रहा था और मुगल शक्ति उस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और मराठा शक्ति उभरकर सामने आई। लेकिन जब मुगल पावर कमजोर हुई तो मराठा शक्ति जब उभर कर आई तो अफगानी भी उभर रहे थे। फिर बाद में आपने फेमस बैटल आप पढ़ेंगे 1761, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी के बाद की बैटल 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। किसका युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरे युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया साथियों? मराठाओं को पराजित कर दिया। और कहीं ना कहीं ये अगर चाहता, अब आप सोचेंगे कि अगर इसने पराजित कर दिया था तो ये तो दिल्ली का एक अच्छा उत्तराधिकारी हो सकता था, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था? उसका रीजन ये था कि मुगल शक्ति अपने आप में काफी ज्यादा कमजोर उस समय हो गई। मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया, क्योंकि मराठा दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, यहां भी, ठीक। और मराठाओं में आपस में ही फूट थी, बटे हुए थे, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी शक्ति उभर कर कौन आई नॉर्थ इंडिया में? अफगानी। लेकिन अफगानी अहमद शाह अब्दाली जैसे ही जीता तो ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इंडिया में मुगल साम्राज्य की जगह अफगान साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य रहेगा और वह अपने आप में स्थिति को सुधार लेगा और पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मुगल की तरह चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अफगानी, नाम से स्पष्ट है अफगानिस्तान, अहमद शाह अब्दाली का अपना मातृभूमि के प्रति प्रेम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा था कि इस जीत के बाद इसको खबर मिली कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, गृह युद्ध जैसी, मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा विद्रोह वगैरह चल रहा है प्रजा का। उस स्थिति में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान वापस लौट गया, मतलब नॉर्थ इंडिया की कुर्सी खाली है, यहां पर कोई मेन पावर अब नहीं है। लेकिन मुगल फिर भी सत्ता में धीरे धीरे बने रहते हैं, लेकिन नाम की सत्ता रह जाती है। किसकी सत्ता रह जाती है साथियों? नाम की सत्ता रह जाती है। इज दैट क्लियर? है ना, किसकी सत्ता बची है? नाम की। अब इसी तो शॉर्ट में समझिए, फिर से इसको एक बार देखिए। नॉर्थ में मुगल, अफगानी, मराठा तीनों आपस में लड़ रहे हैं, मुगल शक्ति कमजोर, अफगानियों ने मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में हरा दिया और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान वापस लौट गया, जिसकी वजह से मुगल सत्ता में थोड़ा बहुत बने रहे और एक नाम मात्र की शक्ति बनकर रह गए। इस तरीके से इस एरिया में निजाम, मैसूर और मराठा ये आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। जब आप नीचे से इधर बढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, इसके बाद ही तो आप देखेंगे कि इनने सबने अलग अलग वॉर लड़े। किससे? ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर से मैसूर ने अलग वॉर लड़ा, मराठाओं ने अलग वॉर लड़ा। अगर बक्सर के युद्ध को छोड़ दिया जाए, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी के बाद का 1757 बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764, अगर उस युद्ध को छोड़ दिया जाए तो भारतीय ताकतें आपस में एक होकर अच्छे तरीके से ब्रिटिशर से कभी नहीं लड़ी, आपस में ही बटी हुई थी। निजाम, मैसूर, मराठा तीनों आपस में लड़ रहे हैं, तीनों आपस में लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स अच्छे तरीके से देख रहे हैं। लेकिन इसी समय एक और घटना साउथ इंडिया में चल रही थी। एक और घटना कौन सी थी? फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच, ये तीनों भी आपस में लड़ रहे थे। ध्यान समझिएगा, ये आपस में लड़ मरे, ये आपस में लड़ मरे, ठीक है। और यहां पर क्या है? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, मतलब पॉलिटिकल पावर इंडिया की बहुत वीक हो रही, और डचों ने क्या किया था? अगर आप देखेंगे तो डच जब इंडिया आया था तो उन्होंने पुर्तगालियों को खूब भगा भगा कर मारा और मसाला द्वीपों पर कब्जा कर लिया। मसाला द्वीप वाला एरिया मतलब इंडोनेशिया वाला एरिया, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड होता है, मैंने सेकंड वाले लेक्चर में समझाया है, दक्षिण पूर्व एशिया से जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उस पर भी डचों ने काफी ज्यादा कब्जा किया। लेकिन डच ब्रिटिशर से नहीं जीत पाए और डचों ने क्या करा? डचों ने भारत की चीजों को छोड़कर सिर्फ मसाला द्वीप तक ये सीमित हो गए। कहां तक सीमित हो गए साथियों? मसाला द्वीप तक सीमित हो गए। मसाला द्वीप, और मसाला द्वीप में जो आधुनिक इंडोनेशिया वाला एरिया है, जो मॉडर्न इंडोनेशिया वाला एरिया है, वहां तक ये लोग सीमित हो गए। और फिर दो शक्तियां बची, ब्रिटिश और फ्रांसीसी इंडिया में। डच यहां से हट गए, ठीक है। हालांकि मसाला द्वीप तक ये 1948 तक लगभग मसाला द्वीपों पर रहे, लेकिन इंडिया में फ्रांसीसी और ब्रिटिश मेन पावर के रूप में बच गए। और जब ये दोनों मेन पावर बचे तो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे आगे वाले लेक्चर्स में एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या पढ़ाने वाला हूं? एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि
आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ने हैं आपको, जिसको हम कर्नाटक वॉर बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। उनमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश जीत जाते हैं और सबसे बड़ी शक्ति ब्रिटिश उभर जाते हैं। ध्यान रखिए, ब्रिटिश सबसे बड़ी शक्ति उभर कर सामने आते हैं। तो यहां से इन तीनों में सबसे बड़ी शक्ति कौन उभर कर सामने आया? ब्रिटिश। ध्यान सुनिएगा, इन तीनों में सबसे बड़ी शक्ति कौन उभरा? ब्रिटिश। और यहां शक्तियां उभर नहीं पाई, यहां भी शक्तियां उभर नहीं पाई। इनकी आपसी लड़ाई को जब यहां पर ब्रिटिश जीत गए तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये तो आपस में ही बटे हुए हैं, और जब ये आपस में ही बटे हुए हैं तो पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं इनकी बहुत वीक है। उसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं कि इन लोगों ने, ठीक है, अपनी कई सारी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, ठीक है, यूरोपियन पावर से भी, जैसे आप अपने पड़ोसी को ही मारने वाले हैं, क्लियर, जैसे आप अपने पड़ोसी को मारने वाले हैं और आप सहायता ले रहे हैं किसी बाहरी व्यक्ति से, ओके, और धीरे धीरे उस बाहरी व्यक्ति ने आपको भी निपटा दिया। मतलब आज के सिनेरियो के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान इंडिया को मारना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान सहायता किससे ले रहा है? चाइना से। और चाइना को पाकिस्तान की कमजोरियां पता है, और चाइना कभी भी पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं उसे अघोषित उपनिवेश बना सकता है, और धीरे धीरे बनाने की प्रोसेस में है ही। अघोषित उपनिवेश मतलब कि उसने अनाउंस नहीं किया, बट उसने अपनी कॉलोनी उसको बना लिया और वो अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ा रहा है। तो 2 चीजें वर्ल्ड में वर्क करती हैं, एक तो कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, और दूसरा क्या है? साम्राज्यवाद। 2 चीजें, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद एंड साम्राज्यवाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को ही तो फॉलो किया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भी यही किया, और यूरोपियन पावर्स ने भी यही किया कि तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए, थोड़ी बहुत ले लो। लेकिन हेल्प लेने से इनको क्या मालूम पड़ा कि इंडिया के जो रूलर्स हैं वो आपस में काफी ज्यादा बटे हुए हैं, प्लस आपस में ही लड़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उनकी पॉलिटिकल वीकनेस जो थी, उनकी सेनाओं की जो वीकनेस थी, वो भी ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ गई, और ब्रिटिशर्स ने उनकी कमजोरियों को देख लिया और आसानी से युद्धों में आगे जाकर वो जीते, और इतनी लंबी विजय उन्होंने इंडिया पर की, और 100 साल में लगभग पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया। 1750 से लेकर 1850 के आसपास तक पूरे भारत को उन्होंने अपना अच्छे तरीके से उपनिवेश बना लिया, साम्राज्यवाद में कन्वर्ट कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर स्ट्रगल्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। आई होप साथियों ये आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट। जो ओवरव्यू आपका चल रहा है उस ओवरव्यू में आप सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं मैंने जो पहले चीज समझाई है उनसे काफी ज्यादा रिलेटेड है सेकंड पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहें, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, थोड़ा हौसला बढ़ाते रहेंगे, तो मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि मैं और भी अच्छा लेक्चर्स आपके लिए बनाते चलूं और आपको देते चलूं, ठीक। देखिए सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या है, उस सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं। सेकंड पॉइंट है हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड फैक्टर्स responsible for British victory, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश विक्ट्री मतलब अंग्रेजों की जीत के पीछे ऐतिहासिक कारण और ऐतिहासिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आपको, मतलब जो ऐतिहासिक तत्व हैं उनके बारे में आपको जानना है। मतलब ये कह सकता हूं कि ऐतिहासिक उत्तरदायी तत्व, शॉर्ट में मैं यहां पर लिख दूं ऐतिहासिक उत्तरदायी तत्व। कौन से तत्व साथियों? ऐतिहासिक उत्तरदायी तत्व। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तत्व कौन कौन से थे मैंने पहले ही आपको समझाया है। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तत्व कौन कौन से थे कि ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तत्व मैंने सोशल सिनेरियो आपको समझाया था, पूरा कहेंगे ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तत्व में ही आएगा। जो सोशल सिनेरियो में आपको समझा चुका हूं वो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तत्व में ही आएगा। लेकिन ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तत्व में कुछ और कारण भी हैं। वो क्या है? वो ये है कि ये सेना को नियमित वेतन देते थे, ठीक है, नियमित वेतन। अलाउद्दीन खिलजी याद आया होगा इसको देखकर आपको। अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा पावरफुल रूलर क्यों हुआ? काफी इंटेलिजेंट और जबरदस्त पावरफुल रूलर रहा है। जो आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, उसको जानेंगे। हिस्ट्री के किरदार अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किरदार हैं।
वो आपको लाइफ लेसन दे सकते हैं अगर किसी एक किरदार को भी आपने पढ़ लिया। शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मतलब मैं ये नहीं कहूं इन लोगों को आप ये देखकर मत पढ़िए। आप जब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को एज ए सिविल सर्विसेज के हिसाब से, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप जातिवाद, धर्मवाद ये छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। कौन किस जाति का था, कौन किस धर्म का था राजा। आप उसको एज ए राजा की तरह देखिए, उसे आप रूलर की तरह देखिए। जब आप उसे एज ए रूलर देखेंगे तो वो कई सारी चीजें उसमें बुराइयों के साथ अच्छाइयां भी देखने के लिए मिलेंगी, जिनसे आप कई सारी चीजें सीखेंगे। आगे जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। तो सेना को नियमित वेतन देता था, रेगुलर सैलरी देता था। किसको? सेना को रेगुलर सैलरी फॉर आर्मी को रेगुलर सैलरी देता था। और कहीं ना कहीं भारतीय राजा जो थे वो कई बार जो सेना थी उसको रेगुलर सैलरी नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कई जगहों पर काफी ज्यादा वीक हो जाती थी। इज दैट क्लियर? लेकिन इन्होंने, मैं पहले बताया, इक्वल देन ई, हर जगह यही फॉर्मूला दिमाग में रखना है। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इकोनॉमी को मजबूत अच्छे से किया, तो सेना को नियमित वेतन भी देने लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनकी सेना में और इनमें खुद में बहुत ज्यादा क्या था, अनुशासन, डिसिप्लिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। सेना में काफी ज्यादा अनुशासन था, काफी ज्यादा डिसिप्लिन था। वेल डिसिप्लिन सेना थी, अनुशासन काफी ज्यादा होता था, जिसकी वजह से उस सेना के अंदर अच्छे तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद का विकास भी किया। राष्ट्रवाद मतलब कि नेशनलिज्म का इन्होंने अच्छे तरीके से उसके अंदर विकास कर दिया। ठीक है, वेल डिसिप्लिन सेना थी। ये सब चीजें अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं समझा रहा हूं तो आपको अंतर देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये सब चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए आप आगे। अभी प्रधानमंत्री लद्दाख दौरे पर गए थे, वाई सेना के बीच में, ताकि सेना का हौसला बढ़ा सके, उसके अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को और बढ़ा सके। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें कहने में क्या बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आज आप सेनाओं में देखोगे तो अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मिलेगा। आज आर्मी में जितना डिसिप्लिन है उतना डिसिप्लिन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। वाई? रीजन क्या है कि डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे इंसान को मैं अपनी लाइफ में वेल डिसिप्लिन लाइफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी गलतियों के लिए जब आप खुद को ही पनिशमेंट देने लगेंगे, आपकी लाइफ अपने आप वेल डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। और आज इंडियन स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? मुझे ऐसा लगता है वेल अनुशासन। डिसिप्लिन से मतलब यह नहीं कि बात कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें अपनी जगह है। वेल डिसिप्लिन से मतलब यह है कि उनका रूटीन, उनकी सोचने की क्षमताएं, वो किस तरीके से अपने आप को किस जगह रखकर देख रहे हैं, प्लस अपने रूटीन के लिए वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है या नहीं है। उनका जो मेन काम है स्टडी, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो होती है वेल डिसिप्लिन लाइफ। तो कहने के इन लोगों में काफी ज्यादा डिसिप्लिन इन लोगों ने करके रखा था, राष्ट्रवाद इन लोगों ने करके रखा था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स पहले से ही नौसेना के मामले में बहुत ज्यादा मजबूत थे। नौसेना काफी ज्यादा मजबूत, मतलब जो नेवी थी बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी, स्ट्रॉन्ग नेवी। उस स्ट्रॉन्ग नेवी की वजह से, ठीक है, जो ट्रेड था, व्यापार था, उस ट्रेड पर ये आसानी से मोनोपोली कर लेते थे, मतलब कि एक अधिकार कर लेते थे और समुद्र में इन्हीं का राज्य कायम कर लेते थे। मोनोपोली हो जाती थी, मतलब कहने नहीं उस कंट्री की इकोनॉमी, क्योंकि ट्रेड कंट्री की इकोनॉमी है, उस ट्रेड को कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर लेते थे, दबा लेते थे। क्यों? क्योंकि नौसेना काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के अलावा नौसेना काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो कुछ चीजें और भी आपको देखने के लिए यहां पर मिलेंगी। वो ये है कि इसी क्रम में इन लोगों के पास कुछ और भी चीजें जबरदस्त थी। वो क्या थी? वो थी युद्ध नीति एंड समरतंत्र। युद्ध नीति, जबरदस्त युद्ध नीति अपनाते थे। युद्ध नीति एवं समरतंत्र जो आप पूरा पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट्स, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये सारे युद्ध आप पढ़ेंगे तो मैं देखेंगे आप उन्होंने किस तरीके से युद्ध नीति का सहारा लिया। क्योंकि युद्ध नीति अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। सर बाबर की युद्ध नीति काफी अच्छी थी, तो उसने अपने दुश्मनों को आसानी से हराया, कम सेना के साथ भी ज्यादा सेना को हरा देता था वो। ऐसे ही ब्रिटिशर्स थे, युद्ध नीति काफी अच्छी थी और समर्थन काफी ज्यादा इनका अच्छा होता था। मतलब ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर, स्ट्रेटेजी एंड जो टैक्टिक्स थी, वो स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स बहुत ज्यादा सही थी। इन सब चीजों पर ये काफी ज्यादा ध्यान देते थे, वह सब चीजें भी काफी ज्यादा अच्छी थी उस समय। ठीक, इसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? योग्यता सर्वोपरि। योग्यता सर्वोपरि, हमेशा इसको इन्होंने रखा है, योग्यता सर्वोपरि। मतलब क्या इसका कहने का मतलब यह है कि सेना में,
ठीक है, और जिसको उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया, गवर्नर बनाया, वाइसरॉय बनाया, गवर्नर जनरल बनाया, वो सब लोग कहीं ना कहीं कहां से चुनकर आते थे? ब्रिटेन से। उनको मतलब कहीं ना कहीं सरकार चुनती थी, सरकार उनको मतलब देखती थी कि उनमें इतनी योग्यता है या नहीं है, फिर उनको उस जगह पर भेजा जाता था। बट इंडिया के रूलर्स में क्या था? इंडिया के रूलर्स वंशानुगत थे, उनके सेनापति भी वंशानुगत थे कई सारी जगहों पर, तो मतलब उनमें योग्यता सर्वोपरि नहीं थी, उनमें वंशानुक्रम, वो वंशानुक्रम सबसे ज्यादा सर्वोपरि था। इसलिए कहने आप देखेंगे तो योग्यता तंत्र आज की डेट में हमें भारत में योग्यता तंत्र देखने के लिए मिलेगा। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आपको योग्यता तंत्र देखने के लिए मिल रहा है कि आप में योग्यता है, आप स्टडी कीजिए, दिन जाइए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था हमारे यहां पर। उस समय राजाओं के जो सेनापति वगैरह हुआ करते थे उनमें योग्यता तंत्र की बात नहीं आती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स में योग्यता तंत्र थे। इस योग्यता तंत्र में जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेस्ली, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स, आई बात समझ में, डलहौजी, इज दैट क्लियर? इन लोगों के जब बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक, तो आप देखेंगे कि शानदार योग्यता वाले व्यक्ति थे, बेहद इंटेलिजेंट लोग थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन इनमें क्या था? इनमें हर स्तर पर योग्यता सर्वोपरि थी। हर स्तर पर मतलब फर्स्ट लेवल पर भी, सेकंड लेवल पर भी, थर्ड लेवल पर भी। लेकिन इंडिया में ऐसा कहीं ना कहीं नहीं था। हमारे यहाँ वंशानुगत चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफी योग्य और काफी इंटेलिजेंट लोग रहे हैं। हैदर अली, जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, टीपू सुल्तान, गजब का रूलर, ठीक है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनके बारे में आप देखेंगे तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि किस तरीके के रूलर ये थे। लेकिन समस्याएं क्या थी? समस्याएं ये थी कि ये जो मराठाओं में जबरदस्त, मतलब मराठा में पावर जबरदस्त थी, लड़ने के लिए हमेशा तैयार, अपनी मातृभूमि की जान देने के लिए हमेशा तैयार वो रहते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि इंडियंस में जोश बहुत ज्यादा था उस समय भी, जान हथेली पर वो लोग लेकर चलते थे उस समय भी। लेकिन समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या उस समय भी यही थी कि कहीं ना कहीं उन लोगों में आपस में ही काफी ज्यादा फूट थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इन लोगों में योग्यता सर्वोपरि थी और योग्यता के अनुसार ये लोग चीजों को कहीं ना कहीं उस समय रखते थे। इसके अलावा अगला पॉइंट मैं इसी में बोलना चाहूं तो वो क्या था? उच्च स्तरीय प्रशिक्षण। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मतलब हाई लेवल ट्रेनिंग। इनके जो सैनिक, इनके जो भी रूलर्स वगैरह थे, उनकी हाई लेवल ट्रेनिंग होती थी, जबरदस्त तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती थी। ठीक, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उत्तरदायी जो तत्व हैं, हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश विक्ट्री, ये सारे के सारे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट यहां कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अब इसके ओवरव्यू में थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए, अब ये सारी चीजें तो कवर हो गई आपकी। अब आप देखिए, एक और क्वेश्चन उठता है। जितना ओवरव्यू में जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं वो उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरव्यू का मतलब सिर्फ उनकी सफलता के कारण जानना नहीं है, और भी चीज जाननी है। देखिए, आप ओवरव्यू में नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? ओवरव्यू में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को रखना चाहूंगा तो मेरा वो नेक्स्ट पॉइंट होगा ओवरव्यू में थर्ड पॉइंट। ठीक है, ओवरव्यू का थर्ड पॉइंट है कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ब्रिटिश, इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की भारत विजय, एक्सीडेंटल और प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सीडेंटल और प्लान। ये क्वेश्चन कहने आपके दिमाग में उठेगा, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आना चाहिए कि ऐसा क्यों और किस तरीके से हुआ होगा। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एक्सीडेंटल और प्लान। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एक्सीडेंटल और प्लान। इसमें हम किस चीज को देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया को जीता। क्या ये एक्सीडेंटल था या फिर ये प्लान था? इसके बारे में कई सारे कथन हैं, जैसे कि जॉन सिले, एक काफी फेमस एक हैं जॉन सिले। जॉन सिले एक हिस्टोरिकल राइटर हैं। इनका कहना यह था कि ये एक्सीडेंटल है। क्या है? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या है? मतलब कि इसका हिंदी क्या होगा? अंग्रेजों की भारत विजय
देव यौगिक, इसका हिंदी देव यौगिक होना चाहिए, देव यौगिक, ठीक है, मतलब महज एक संयोग, हम ये भी कह सकते हैं कि महज एक संयोग, या फिर प्लान मतलब योजनाबद्ध, योजनाबद्ध। क्या अंग्रेजों ने संयोग बस भारत को जीत लिया, या फिर वो योजना बनाकर ही भारत में आए थे, वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की योजना बनाकर ही इंडिया में आए थे? क्या ये था, या फिर ये था कि संयोग बस उन्होंने भारत को जीता? इसका पहले देखने की कोशिश करते हैं। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिशर्स की भारत में विजय महज संयोग है, एक्सीडेंटल है। वो आए थे ट्रेड करने, आए थे व्यापार करने, लेकिन उस व्यापार को सरल बनाने के लिए, उस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया की पॉलिटी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, और उस पॉलिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भारत को धीरे धीरे जीत लिया। एक्सीडेंटल। कुछ लोग प्लान बोलते हैं कि अंग्रेज पहले ही रेनेसां से, पहले ही सारी चीजों से गुजर चुके थे, और वो भारत में जब आए थे तो वो अपने दिमाग में लेकर आए थे, ठीक, वो अपने दिमाग में क्या लेकर आए थे कि हमें योजनाबद्ध तरीके से भारत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को फैलाना ही है। अभी दोनों चीजें काफी इतिहासकार ऐसा मानते हैं, ठीक, लेकिन कंक्लूजन इसका क्या है, मैं आपको कंक्लूजन समझाऊंगा सर। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन जब पूरा स्टडी करते हैं तो कंक्लूजन सामने ये आता है कि प्रारंभ में उनकी विजय को एक्सीडेंटल हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं, एक्सीडेंटल प्रारंभ में मान सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो किसके लिए थी? इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब योग्य गवर्नर जनरल और ये जब भारत आए और जब उन्होंने भारत की स्थिति को देखा, तो उन्होंने भारत की, मतलब उन्होंने पहले प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जब उन्होंने भारत की स्थिति को देखा तो उन्होंने प्लान बनाया कि इंडिया का कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा किया जा सकता है अगर इंडिया का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास में आ जाए, अगर इंडिया की राजनीति हमारे हाथ में लग जाए, और इंडिया को अगर हम जीत ले, इंडिया में अगर हम साम्राज्यवाद अच्छे तरीके से फैला दें, तो उपनिवेशवाद के माध्यम से हम यहाँ का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए हम कंक्लूजन पर जब पहुंचेंगे तो हम ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंटल भी नहीं था, योजनाबद्ध भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां उनके सामने निर्मित होती चली गई, उसी तरीके से जो गवर्नर जनरल अगले आते गए, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते गए, और आर्थिक शोषण के लिए उन्होंने धीरे धीरे भारत को विजय कर लिया। और इसके पीछे अगर आपको लॉजिक देना है, आंसर राइटिंग में ध्यान है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे आप लॉजिक ये बोल सकते हैं कि जब 1774 से लेकर 1784 के बीच जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति, क्योंकि भारत से पहले अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका जो हुआ करता था वो इनके लिए सोने के अंडे कहीं ना कहीं देता था। आप ये समझ लीजिए, उससे उसके संसाधनों पर काफी ज्यादा कब्जा किसका था? ब्रिटिशर्स का था। और जब ब्रिटिशर्स के हाथ से अमेरिका जैसा चला गया तो उनके लिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या बचा? इंडिया बचा। सबसे बड़ा माध्यम क्या रहा? इंडिया रहा। और उन्होंने ये तो हाथ से चला गया, लेकिन फिर इसको हाथ से ना जाने दिया जाए और जीत लिया जाए और इसका इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में आया और उन्होंने उस महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया को जीतना प्रारंभ किया। इज दैट क्लियर? तो ये कंक्लूजन हो गया किसका? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एक्सीडेंटल और प्लान्ड। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, ओवरव्यू का। ओवरव्यू का लास्ट टॉपिक क्या है साथियों? देखिए ध्यान से, ओवरव्यू का लास्ट टॉपिक है कि ब्रिटिशों की भारत विजय। मैं बहुत शॉर्ट में समझाया आपको ये, लेकिन ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको आने वाले लेक्चर्स में बेहद ज्यादा मजा आने वाला है। प्लस आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। और बार बार हर बात पर आप अंग्रेजों को गाली भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजों के साथ साथ हमारी वीकनेस को भी देखते हुए चलना है। ठीक है, हमारी वीकनेस क्या है हमें वो भी पता होना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। वो फोर्थ पॉइंट क्या है? वो फोर्थ पॉइंट हमारा है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट या ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं बोलूं ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन, भारत में अंग्रेजी शासन। भारत में अंग्रेजी शासन कैसा रहा? मतलब भारत में अंग्रेजी शासन अ ब्लेजिंग
और अ कर्स। मतलब भारत में अंग्रेजी शासन एक वरदान रहा या अभिशाप रहा, दोनों तरीके से हम इसको देखें कि भारत में अंग्रेजी शासन एक वरदान था या अभिशाप था। आप बोलेंगे सर ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद में हम डिसाइड करेंगे वरदान था या अभिशाप था। बिल्कुल आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं ताकि दिमाग में आपको कंटेंट क्लियर रहे। कोई भी चीज आप पढ़ें तो उसके बारे में आपको चीजें दिमाग में रहे, कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। अब देखिए वरदान या अभिशाप था, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो जो दो तरह के राइटर्स हैं, एक वो राइटर्स जो ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटिश इतिहासकार, किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश इतिहासकार की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार, ठीक है। बार बार मैं नीचे इसलिए झुक रहा हूं क्योंकि चौक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है मेरे पास, और चौक जो है वो नीचे रखी हुई है मेरे नीचे वाले रूम में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी मैं उसको ला नहीं पाऊंगा और बीच में लेक्चर छोड़ के जा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या है जितने ही उतने से भी काम चला रहा हूं और काम हो भी जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या लिखा होगा? ऑब्वियसली ये क्या लिखेंगे कि वो तो वरदान था। अधिकांशतः ब्रिटिश इतिहासकारों ने, जो अधिकांशतः ब्रिटिश इतिहासकार थे, मोस्टली जो इंग्लिश या ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या बताया कि वरदान था, ब्लेसिंग था। लेकिन जब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया के इतिहासकार हैं उन्होंने क्या बताया कि वो अभिशाप था। बहुत सारों ने ये भी बोला, लेकिन हम तो कंक्लूजन पे बोले तो ये बोलेंगे ना तो वरदान था कंप्लीटली, ना वो अभिशाप था, लेकिन कहेंगे तर्क है दोनों चीजों के पीछे। इसके पीछे क्या बहुत सारे तर्क हैं। इसके पीछे ये है कि इंडिया का औद्योगिक विकास ब्रिटिशर्स ने किया, मतलब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स आए, हालांकि नहीं आते तो भी आते वो तो डेफिनेटली, क्योंकि हम पूरी दुनिया से जुड़कर रहते ही। समाज सुधार भारत में हुआ, जो समाज की रूढ़िवादिताएं थी, जो सारी मान्यताएं थी, उनसे भारत ऊपर उठा। भारत में समाज सुधार हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, समाज सुधार हुआ, प्लस रेलवेज वगैरह का विकास इंडिया में हुआ, कम्युनिकेशन का विकास इंडिया में हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का विकास इंडिया में हुआ। सब आगे पढ़ने वाले हैं। अगर इन सब चीजों को देखें तो ब्रिटेन के इतिहासकार मानते हैं कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं ब्रिटेन की भारत को देन है, और ब्रिटेन के लोगों ने ही भारत के लोगों को कहीं ना कहीं वेल डिसिप्लिन और अच्छी लाइफ सिखाई, क्योंकि ब्रिटेन वालों की एक मान्यता थी, मतलब यूरोपियंस की एक मान्यता थी कि हम पुनर्जागरण के बाद उनकी मान्यता हो गई थी। वो क्या कि दुनिया में सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण आया। इसका मतलब यह है दुनिया में सबसे पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रेनेसां आया। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले ने हमें स्पेशली चुना है और हमें बीड़ा दिया है पूरे वर्ल्ड को सुधारें। तो यही बोलते थे कि भारतीय लोग बहुत असभ्य थे, उनको सभ्य बनाने के लिए हम आए थे, उनको हमने सभ्य बनाया। तो कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग बोलते हैं कि शासन बहुत अच्छा था। लेकिन हम अगर इंडिया के चश्मे से देखेंगे तो सबसे बड़ी बात दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ जब हम पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और जब हम उसमें देखेंगे तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने जो अपनी उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद, मतलब कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, इन दोनों पॉलिसी से जो इंडिया का इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया, जो इंडिया का इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक शोषण किया, लोगों का राजनीतिक जो शोषण किया, उस शोषण के अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो दोनों बातें हैं, क्लियर? अब आप डिसाइड कर ले इसको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बिल्कुल आप इसको सोचें क्या हो सकता था क्या नहीं, और ये बहुत अच्छे तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे, और भी जब आगे पढ़ेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और भी डिसाइड कर पाएंगे। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है और तर्क है। ठीक, चलिए, तो ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ एन ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। 3-4 पॉइंट्स इसमें बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला मैं इसको पूरा फिर से बता दे रहा हूं, ट्रायंगुलर स्ट्रगल्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। साउथ और नॉर्थ इंडिया मतलब कि जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत है उसमें त्रिकोणीय संघर्ष, उत्तर भारत में मराठा, अफगानी और मुगलों का संघर्ष, ठीक है, और साउथ इंडिया में निजाम, मैसूर और मराठाओं का संघर्ष, और उधर समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कौन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डचों का संघर्ष। डच हट गए मसाला द्वीपों पर, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ब्रिटेन सबसे बड़ी पावर उभर कर सामने आ गया। तो कहने जो कथन मैंने आपको बताया था कि भारत जो एक मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में कोई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा था, भारत में कोई राजनीतिक पावर नहीं बची, भारत सिर्फ एक महज भौगोलिक अभिव्यक्ति रह गया था।
ठीक है, ज्योग्राफिकल सिंबल रह गया था। उस ज्योग्राफिकल सिंबल पे मतलब कोई जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, अब कोई भी आकर उस पर बैठे और उन्हें कब्जा जमा ले, ऐसा भारत हो गया था कि भारत एक ज्योग्राफिकल सिंबल है, कोई पॉलिटिकल पावर उस पर आ जाए और कब्जा जमा ले। यही कहीं ना कहीं निकलता है किसके कथन से, पीस पियर के कथन से। तो कहेंगे ये सारी चीजें। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड फैक्टर्स, ठीक है, ऐतिहासिक तत्व उसके पीछे क्या थे। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया क्या था, थर्ड पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि ब्रिटिश की विजिट प्लान्ड थी या एक्सीडेंटल थी, ठीक। और फोर्थ आपके सामने ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अ ब्लेजिंग और ए कर्स। अब इन चारों पॉइंट्स को आप जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके हिसाब से अच्छे से पढ़ लें और देख लें। ये आपका कंसेप्चुअल कंटेंट पूरा होता है साथियों। अब हम आते हैं फैक्चुअल कंटेंट्स पर। मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा है, आज का लंबा हो रहा है, पर अगर आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में अप्रोच बनानी है तो अब आपको धीरे धीरे इस टाइप के लेक्चर्स, उस टाइप की चीजों को झेलने की आदत डालनी ही पड़ेगी। अब टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन इंडिया, अंग्रेजों का भारत में आगमन। अब मैं इसके आपको कुछ फैक्चुअल कंटेंट्स बता दे रहा हूं। फैक्चुअल कंटेंट जो आपको याद रखने हैं वो क्या है। सबसे पहले ब्रिटेन वाला व्यक्ति जो पहले ही एक बार इंडिया आ चुका था वो कौन था, वो था जॉन, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है, जॉन मिल्डन, ठीक है, हॉल, जॉन मिल्डन हॉल सबसे पहले ही भारत आ चुका था, पहले ही भारत आ चुका था, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन अगर हम कायदे से देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है सन 1600 में। कब होता है साथियों, सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन 1600 एडी में होता है, ठीक है। और ये 1608 में प्रयास करते हैं सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलने की, सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास, व्यापारिक कोठी डालने का इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, लेकिन कंप्लीट किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। फिर उस समय मुगल रूलर बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ध्यान है, जो मैंने इसके पहले ही कहानी सुनाई है वो 1700 के बाद स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं, लेकिन 1750 कह सकता हूं मैं 30 के आसपास तक, ठीक है, मुगल काफी ज्यादा पावरफुल रहे। तो इस समय तो मुगल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 1608 में प्रयास किया सूरत में व्यापारिक कोठी लगाने का, लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय यह हुआ कि वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल हो गया। फिर इसके बाद हम देखें सन 1609 में, कहां पर, 1609 में, 1609 में उस समय इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम। कौन था, जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट से आज्ञा लेकर कैप्टन हॉकिंस, कौन, कैप्टन हॉकिंस, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैप्टन हॉकिंस, और 3 मार्क्स के लिए भी। कैप्टन हॉकिंस किससे मिलने आया, वो मिलने आया किससे, राजा कौन था उस समय मुगल का, अब ये आप बताएंगे मुझे, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों जहांगीर के दरबार में आया था, क्यों किसके दरबार में आया था, सोचिएगा आप। उस राजा से, उस मुगल राजा से उसने मुलाकात की अजमेर में। कहां पर मुलाकात की, अजमेर में मुलाकात की, और अजमेर में इसने अनुमति मांगी कि हमें सूरत में बस जाने दीजिए। अजमेर में मिलकर कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में बसने की अनुमति मांगी, लेकिन वहां पर स्थानीय विरोध हो गया, और स्थानीय विरोध की वजह से ये सूरत में नहीं बस पाए। इज दैट क्लियर। इसके बाद आता है सन 1613। सन 1613 में जो जहांगीर था, जहांगीर ने फरमान जारी किया, ठीक है, जहांगीर ने क्या जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया। 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी किया, और फरमान जारी करने के माध्यम से इनको अनुमति दे दी कि आप सूरत में कोठी, व्यापारिक कोठी डाल लीजिए। कहां पर, सूरत में। कौन सी कोठी, व्यापारिक कोठी। ध्यान रखिए लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आने वाला जॉन मिल्टन हॉल, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, 1608 में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया, 1609 में जेम्स प्रथम की आज्ञा से कैप्टन हॉकिंस दरबार में आया, 1600 मतलब अजमेर में मिला, 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी किया कि सूरत में कोठी आप डाल लीजिए। इसी क्रम में बेहद इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति, बेहद इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1615 में। कब, 1615 में, ठीक है, 1615 में फिर से ब्रिटेन के राजा से आज्ञा लेकर, कौन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉमस रो। कौन, टॉमस रो, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और टॉमस रो वो व्यक्ति था
टॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया और मुगल दरबार में जाकर मिला। टॉमस रो किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में टॉमस रो पहुंचा सन 1615 के आसपास। और जब वो जहांगीर के दरबार में 1615 में पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ? 1615 में जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो वहां पर फिर 1615 में वो क्या लेकर गया जहांगीर के दरबार में? लगभग 20 लाख सोने के सिक्के लेकर गया, उसके लिए बढ़िया तोहफा वोहफा लेकर गया। प्लस टॉमस रो की एक और खासियत थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि टॉमस रो को कहीं ना कहीं तुर्की का नॉलेज भी था, तुर्की में बात कर सकता था, कहीं थोड़ा सा उर्दू का भी इसको नॉलेज था, जिससे बड़ा इंप्रेस हुआ जहांगीर। और जहांगीर को इसने काफी ज्यादा इंप्रेस कर लिया। किसने? टॉमस रो ने। और टॉमस रो ने यहां पर अनुमति ले ली कि हम सभी जितने भी मुगल का जो एम्पायर है, ठीक है, मुगलों के जो क्षेत्र हैं, मुगलों के सारे क्षेत्रों में यहां से इनको व्यापार करने की अनुमति मिली। व्यापार की अनुमति। किसकी अनुमति? व्यापार की अनुमति। बस यहीं से काम स्टार्ट हो गया। मतलब यहीं यहां पर इसको क्या मिला? शाही फरमान मिला। उस शाही फरमान के माध्यम से, ठीक है, जो शाही फरमान मिल गया। अब उस टाइम पर शाही फरमान कौन डाल सकता है? शाही फरमान मतलब अपने आप में प्रभु की आज्ञा जैसा हो गया हो तो, ठीक है। तो 1615 टॉमस रो जहांगीर मुगलों के क्षेत्र में व्यापार की अनुमति, शाही फरमान। मिडल इंडिया का भी ये हिस्सा है, बट कुछ फैक्चुअल कंटेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी सन 1661 में। कब घटी? 1661। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1661 में जो चार्ल्स द्वितीय था, कौन? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का जो कहां की रानी, बहुत फेमस इंसिडेंट है, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की रानी, कहां की? पुर्तगाल। पुर्तगाल की रानी कौन? कैथरीन। पुर्तगाल की रानी कैथरीन से विवाह हो गया, ठीक है। और उस समय मुंबई पुर्तगाल के कब्जे में था। तो कैथरीन से विवाह के चक्कर में जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल ने ब्रिटेन को मुंबई दहेज में ही दे मारा, ठीक है। ये लो भैया, सोच रहे हो क्या दहेज में दे दिया? क्षेत्र का क्षेत्र दहेज में दे दिया, मुंबई दहेज में दे दिया। और मुंबई किसको मिल गया? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय तो मुंबई आएगा नहीं, तो चार्ल्स द्वितीय को जैसे ही मुंबई मिला, उसने मुंबई को कंपनी को दे दिया। और कंपनी को उसने दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को उसने मुंबई सौंप दिया कि आप वहां पर अपना जो चीजें हैं वो देखते चलिए और करते हुए चलिए। इसी क्रम में आगे जब आप देखेंगे तो 1639 में मद्रास में एक फोर्ट बनाया गया, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर बना? मद्रास में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट यहां पर बना था वो कहां बना था? वो बना था कोलकाता, विलियम फोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं हाँ, विलियम फोर्ट जो है अंग्रेजों ने बनाया कहां? कोलकाता में। और उन्होंने वहीं पर कहीं ना कहीं क्या करा? वहीं पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपने व्यापारिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो चीजें हैं, जो अपनी कोठियां वगैरह हैं, जो रहने के स्थान वगैरह हैं, वो बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे भारत में फैलना प्रारंभ किया। तो ये कुछ कंसेप्शन चीजें थी, मतलब सॉरी फैक्चुअल चीजें थी जो मैंने आपको ब्रिटिशर्स के बारे में बताई हैं। अभी फैक्चुअल चीजें आपको अदर जगहों पर भी मिल सकती है, आप एक बार वहां से भी पढ़ लें और इस लेक्चर के माध्यम से भी सीख लें। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्चुअल अप्रोच बताई है, आप पढ़ते टाइम वो कंसेप्चुअल अप्रोच जरूर ध्यान रखें और उन सब चीजों को दिमाग में रखें अपने कि हमें किन किन तरीकों से चीजों को आगे बढ़ाना है। अब अगले लेक्चर में साथियों हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स। बेहद जबरदस्त और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने भारतीयों की कमजोरियों का फायदा उठाया, किस तरीके से भारतीयों को इससे लड़ाया उससे लड़ाया। बढ़िया चीजें आगे आने वाली हैं, इससे कई सारी चीजें आपको सीखने के लिए भी मिलने वाली हैं। इज दैट क्लियर? आई होप लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। ठीक, ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, बढ़िया आप लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, लेक्चर्स पूरे देखिए, अच्छे तरीके से की पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए लाइन बाय लाइन। पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो भी आप देखिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।